गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। तो जैसे कि हम मैथ्स कंपटीशन क्लास पढ़ रहे हैं, उसका आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसका हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ लास्ट क्लास में हमने एंड करी थी, वो एंड करी थी हमने समानुपात के ऊपर। इस टॉपिक पे हमने एंड करी थी। समानुपात का क्या मतलब होता है, समानुपात के अंदर क्या होते हैं, इससे 4 बिंदु बने हुए आते हैं, इस निशान को हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमको कोई इक्वेशन दी हुई होती है, जैसे सपोज हमको दे रखा है इस तरीके से, हमको कोई इक्वेशन दे रखी है, तो ये तो हमारे अनुपात के निशान है, ये तो हमारे रेशियो के निशान है, अनुपात के निशान है, ये हमारे समानुपात का निशान है, फिर ये हमारा अनुपात का निशान है। तो समानुपात को कैसे हल करते हैं, ये हमने देखा था कि इसके अंदर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर बाह्य पद क्या है, 4 और ये 3, जो साइड वाले हैं हमारे बाह्य पद है, तो 4 गुणा 3 इसमें बराबर होगा 6 गुणा 2 के, मतलब 12 बराबर होगा इसमें 12 के। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हमारे पास 12 आ गया और यहाँ पे कुछ और आ गया। अगर ऐसा कुछ है तो हमारा जो समानुपात है जो हमको दे रखा है, ये इक्वेशन हमारी गलत है। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड हम कुछ आज सवाल देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, तो मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं यहाँ पे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6, 24 और 12 का चतुर्थानुपात निकालना है। हमें क्या निकालना है, 6, 24 और 12 का चतुर्थानुपात निकालना है। तो मतलब क्या है, हमको चौथा अनुपात निकालना है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 अनुपात 24, समानुपात का निशान 12 और अनुपात का निशान a, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अगर आपके पास चतुर्थानुपात आ जाए तो इसको हम समानुपात में इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला पद अनुपात दूसरा पद, समानुपात का निशान तीसरा पद, अनुपात चौथा पद। तो हमें क्या निकालना है इसमें, चतुर्थानुपात, मतलब हमें इसके अंदर ये चौथा पद निकालना है। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, ये चौथा पद निकालना है। तो हम क्या देख चुके हैं, बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों के गुणा के। ठीक है, बाह्य पदों का गुणा हमारा बराबर होता है मध्य पदों के गुणा के। तो बाह्य पद क्या हो गए, 6 गुणा a किसके बराबर होगा, ये हमारे पास 24 गुणा 12 के। किसके बराबर होगा, 24 गुणा 12 के। अगर इसमें कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपात। इसको काटने के बाद हमारा गुणा करने पर जो हमारा आंसर आता है वही हमारा चतुर्थानुपात है। अगर आपके सवाल में आ जाए कि चतुर्थानुपात निकालना है तो हमें क्या करना होता है, हमें उस समानुपात वाली इक्वेशन के अंदर इसे लिख लेना होता है और इसके अंदर हमें चौथा पद निकालना होता है। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला लगाते हैं कि बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों के। तो देखो बाह्य पद कौन से, इसके अंदर 6 है और एक a है, ये साइड के, ये बाह्य पद है हमारे, और मध्य के पद क्या है हमारे पास, 24 और 12। तो इसके अंदर हमने ऐसा लिख लिया, इनको बराबर कर दिया, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं और फिर जो हमारा आंसर आता है गुणा करके वही हमारा चतुर्थानुपात। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं कि और किस तरीके के हमारे पास सवाल आ सकता है। अब देखो इसके अंदर क्या बोला है, 8 और 16 दिए, मतलब 2 संख्याएं दी हमको। ठीक है, 2 संख्याएं दी है और हमको क्या बोला है कि तृतीयानुपात निकालना है। ठीक है, हमको 2 संख्याएं दी है और हमें तृतीयानुपात निकालना है, जबकि हमको पता है समानुपात के अंदर 4 संख्याएं होती है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये पहली संख्या अनुपात का निशान लगाएंगे, दूसरी संख्या, क्योंकि ये तो हमको दे रखी है। अब इसके अंदर तृतीयानुपात निकालना है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यह तीसरी संख्या ही यहाँ पे हमारी फिर से रिपीट हो जाती है। यह तीसरी संख्या ही हमारी यहाँ पे फिर से रिपीट हो जाती है। फिर से हम इसी को लिखते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं a। ठीक है, तीसरी संख्या ही हमने रिपीट करी, मतलब हमको तो इधर 2 संख्या दे रखी है, फिर बोल रखा है कि तृतीयानुपात निकालो, मगर हमको इसी इक्वेशन के अंदर लिखना होता है, तभी हम चतुर्थानुपात या फिर तृतीयानुपात निकाल पाते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर होगा मध्य पदों के गुणा के। बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर होगा, मध्य पदों के गुणा। अब आप बोलोगे ये तो हम चतुर्थानुपात निकाल रहे हैं, मगर ये चतुर्थानुपात नहीं निकाल रहे हैं, हमने इसी संख्या को रिपीट कर दिया इसको सॉल्व करने के लिए। हम निकाल तो थर्ड ही संख्या रहे,
इसमें हमको कोई चौथी संख्या नहीं मिल रही। एक संख्या हमको 8 है, एक संख्या दे रखी है हमको 16, और एक और जो हम नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं वो फाइंड आउट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो गुणा करके जो आता है हमारा वही हमारा तृतीयानुपात है। तो हमारे पास देखो कितनी संख्या हो गई, एक हमको 8 दे रखी थी, एक हमको 16 दे रखी थी, और एक हमको तीसरी संख्या मिल गई 32, इसलिए इसे कहा है हमने तृतीयानुपात। जब तृतीयानुपात आपको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो पहली संख्या दे रखी उसे लिखते हैं, अनुपात में दूसरी संख्या लिखते हैं, समानुपात का निशान लगाते हैं, फिर दूसरी संख्या को ही वापस लिखते हैं, और फिर अनुपात का निशान लगा के ए लिखते हैं। अब इसे हमें हल करना आता है, हम समानुपात में इसे हल करना सीख चुके हैं। कैसे होता है, बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है हमारे मध्य पदों के गुणा के। तो ये शब्द समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और किस तरीके के सवाल आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, चतुर्थानुपात पूछते हैं, तृतीयानुपात पूछते हैं, और पूछते हैं आपका मध्यानुपात। तो देखो मध्यानुपात क्या होता है, अब इसके अंदर मध्यानुपात निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका थोड़ा सा इससे अलग होता है। ठीक है, मध्यानुपात को हल करने का तरीका थोड़ा इससे अलग होता है। इसमें क्या करते हैं, जो पहली संख्या दे रखी है, जो पहली संख्या दे रखी है उसे दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, जो पहली संख्या दे रखी है उसे दूसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो दूसरी संख्या से गुणा करने पे हमारे पास क्या आया, जब 4 को हमने 16 से गुणा करा, तो जब 4 को हमने 16 से गुणा करा तो हमारे पास आया 64। इस 64 को हम अंडर रूट में लिखते हैं। मध्यानुपात में क्या करते हैं, जो पहली संख्या दे रखी है और जो दूसरी संख्या दे रखी है इन्हें आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो हमारे पास नई वैल्यू आई उसे हम अंडर रूट में लिखते हैं। अब हम सबको पता है कि 64 किसकी वैल्यू होती है, किसका 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो 8 का स्क्वायर रूट है, मतलब 8 गुणा 8 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 8। तो यही इसका आंसर है, यही इसका मध्यानुपात, यही इसका आंसर है, यही इसका मध्यानुपात। और एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल हमारे मध्यानुपात से ही पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल है हमारे वो चतुर्थानुपात और तृतीयानुपात से ना पूछ के हमारे सबसे ज्यादा सवाल जो है वो मध्यानुपात से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं, इसलिए मैंने मध्यानुपात के 3 सवाल लिखे हैं। आपको वही फर्स्ट वैल्यू दे रखी है, फिर सेकंड वैल्यू दे रखी है, और आप लोग को क्या निकालना है, इसका मध्यानुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू, पहली संख्या जो दे रखी है और दूसरी संख्या जो दे रखी है उसका आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, इसका आपस में गुणा करेंगे और फिर जो नई संख्या आएगी उसका हम क्या कर देंगे, एक रूट लिख देंगे। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 144 आएगी इसकी संख्या, और उसको हम किस में लिख देंगे, रूट में लिख देंगे। क्या करा, पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करा आपस में, जो हमारे आंसर आया उसे हमने क्या कर दिया, रूट में लिख दिया। तो हमको भी पता है 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है हमारा 12 का स्क्वायर रूट। 12 गुणा 12 क्या आता है हमारे पास, 144 आता है। तो इसका जो मध्यानुपात आ गया हमारे पास वो क्या आ गया हमारे पास, 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। एक और सवाल देखते हैं मध्यानुपात का। देखो हमको क्या दे रखी है, पहली संख्या 5 दे रखी है, दूसरी संख्या 20 दे रखी है। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आया, 100 आया। इस 100 को हम क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे। इस 100 को क्या करेंगे हम लोग, रूट में लिखेंगे। और फिर 100 किसका रूट होता है, 10 का होता है। 10 गुणा 10 क्या आता है हमारे पास, 100 आता है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो समानुपात के कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं हमारे पास कि या तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन बना के दे दिए, उसके अंदर ए कहीं पे भी एक गायब कर दिया, मतलब ए करके लिख दिया, एक संख्या कहीं पे से हटा दिए, तो हमको समानुपात के तरीके से निकालनी है। आपको चतुर्थानुपात दे सकते हैं, तो चतुर्थानुपात में भी हम क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, ऐसे निकालते थे। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपसे तृतीयानुपात पूछते हैं, तो जब तृतीयानुपात पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या को रिपीट कर देते हैं, दूसरी संख्या को रिपीट कर देते हैं, वापस लिख देते हैं और उसको उसी तरीके से हल करते हैं। किस तरीके से, बाह्य संख्याओं का गुणा बराबर होता है मध्य संख्याओं के गुणा। अब आपसे अगर मध्यानुपात पूछा जाता है तो इसको हल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किया जाता है। गुणा करने पे जो आंसर आता है उसका हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं।
ठीक है, उसका अंडर रूट निकालते हैं कि किसके अंडर रूट की वैल्यू ये होती है, तो या जिसकी भी होती है वो उसका हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल ले लेते हैं हम कि सपोज हमारे पास सवाल दिया है हमें कि यदि यदि 4200 की राशि, यदि 4200 की राशि को ए व बी में 3:4 के अनुपात में बांटा गया तो ए व बी का भाग ज्ञात करें। ठीक है, हमको कुछ इस तरीके के सवाल भी आते हैं अनुपात के अंदर कि अगर आपको कोई एक वैल्यू दे दी है और फिर उन वैल्यू के साथ हमें कोई अनुपात दे दिया है और फिर बोला कि अब ए को कितना अनुपात मिलेगा, बी को कितना अनुपात मिलेगा। मैं समझाती हूँ आपको कि ए और बी क्या है, इसके अंदर ए और बी दो जन है। ठीक है, ए और बी क्या है, दो जन है। ये किसी काम पर गए। ठीक है, ये किसी काम पर गए, तो जहां पे काम पर गए उन्होंने क्या कर दिया, इनको 4200 रुपए दे दिए, इनको 4200 रुपए दे दिए। मगर इनको किस हिसाब से, इनको आधे आधे नहीं मिलने थे वो पैसे, इनको किस हिसाब से मिलने थे, इसको तो इस 4200 का तीसरा भाग मिलना था और इसको इस 4200 का चौथाई भाग मिलना था। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है कि ए को कितना भाग मिला, इस पैसे में से ए को कितना भाग मिला और बी को कितना भाग मिला। तो देखो, इसको हल करने का मैं तरीका बताती हूँ, इसको हल करने का मैं तरीका बताती हूँ। ठीक है, उससे पहले हम एक नोट लिख लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं कि इस तरीके के सवालों को किस तरह से हल किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो राशि दी होगी आपको, ठीक है, एक तो क्या दिया होगा, मूल्य दिया होगा, राशि दी होगी, वैल्यू दी होगी और अनुपात दिया होगा। तो जिसकी राशि होती है, जिसकी राशि होती है उसका ही अनुपात होता है, उसका ही अनुपात होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये लाइन याद है तो आप इस तरह से सारे सवाल कर सकते हैं। जिसकी राशि होती है उसका ही अनुपात होता है। तो देखो, राशि क्या दी है, दोनों की दी है। राशि किसकी दी है, किसी एक की नहीं दी है, दोनों की दी है। हमारे पास अनुपात क्या दे रखा है इसमें, ए अनुपात बी क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास, ए का क्या अनुपात दे रखा है, 3 दे रखा है, बी का क्या अनुपात दे रखा है, 4 दे रखा है। अब क्या दे रखा है, ये 4200 क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। ये 4200 क्या दे रखा है, कुल राशि दे रखा है। ठीक है, कुल राशि दे रखा है, मतलब इन दोनों का जोड़ दे रखा है, इन दोनों का जोड़ दे रखा है, इन दोनों अनुपातों के। तो हमने क्या बोला, इनको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। जिसकी राशि उसको उस अनुपात के हमें बराबर करना होता है। जिसकी राशि उसका अनुपात, मतलब जो राशि है, जो हमें वैल्यू दे रखी है, उसे उस अनुपात के हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो हम क्या करते हैं, 3 और 4 को इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7a। ये ए हमने वो वैल्यू ली है कि जो वैल्यू हमारी यहाँ पे हिडन है, जो वैल्यू हमारी छुपी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब इसको किसके बराबर करेंगे, कुल राशि के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, कुल राशि के बराबर करेंगे। तो हमें यहाँ से क्या होगा, इस ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये इससे जाएगा 600 बार जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 600 आ गई। अब ये क्या है, ए इससे भी गुणा हो रहा है, ये ए इससे भी गुणा हो रहा है। मैंने क्या बोला, इसके अंदर क्या निकालनी होती है, हिडन राशि, छुपी हुई वैल्यू निकालनी होती है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का भाग कितना है, ए का भाग है 3, उसके अंदर 600 गुणा हो जाएगा। और बी का भाग क्या है 4, उसके अंदर भी 600 गुणा हो जाएगा। तो इसको तो कितने रुपए मिल जाएंगे, 1800 मिल जाएंगे। और इसको कितने मिल जाएंगे, 2400 मिल जाएंगे। फिर से समझेंगे हम लोग, अगर हमें इस तरीके के सवाल दे रखा होता है तो क्या कर रहा होता है, एक राशि दी होती है, कोई ना कोई मूल्य दिया होता है और उसे क्या करा होता है, अनुपातों के अंदर बांटा हुआ होता है। अब हमें पूछा होता है कि एक एक को कितना वो मूल्य मिलेगा। तो हमें क्या याद रखना है
कि जो राशि दे रखी है, जो मूल्य दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है, वो उस अनुपात के बराबर होती है। तो हमको क्या दे रखा है? कुल राशि दे रखी है, मतलब इनका टोटल दे रखा है। किनका टोटल दे रखा है? इन अनुपातों का हमें टोटल दे रखा है। तो हमने क्या कर दिया? इनका टोटल कर दिया। 3 और 4 क्या हो गए? 7 हो गए। 7 को हमने किसके बराबर रख दिया? 4200 के बराबर रख दिया। तो ये आपस में कट गए, तो हमको क्या वैल्यू मिल गई? 600 मिल गई। 600 मिल गई, मतलब ये 600 इससे भी गुणा हो रही है, 600 इससे भी गुणा हो रही है। तो जब हमने इनको आपस में गुणा करा तो हमारे पास क्या आ गया? इनका एक हर अनुपात का भाग आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं हम देखते हैं और किस तरह के सवाल आते हैं हमारे पास। हमको दे रखा है यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर हमको इस तरीके का सवाल दे रखा है, हमको क्या दे रखा है? यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना। तो पहले तो हमें देखना है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज ये होता है, इस तरीके की जो आकृति होती है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये कोण होता है, ये कोण होता है, ये कोण होता है। ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? इनका मान नहीं दे रखा, इनकी वैल्यू नहीं दे रखी, और उसकी जगह हमें क्या दे दिया कि भाई ये किसी 2 अनुपात के अंदर है, ये हमारा 3 अनुपात के अंदर है, ये 4 अनुपात के अंदर है। तो अब ये हमको निकालना है कि जो सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा हमें 2 दिख रहा है, तो सबसे छोटे कोण का हमें क्या निकालना है? इसके अंदर मान निकालना है। ठीक है, तो मान निकालना है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री है। हमें ये पता होना चाहिए, ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है? पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। पहले कोण का मान 3 पहले कोण का मान हमें दे रखा है 2, दूसरे कोण का अनुपात दे रखा है 3, और तीसरे कोण का अनुपात दे रखा है हमें 4। हमें पता है कि त्रिभुज का जो टोटल होता है मतलब कि जो कुल होता है, कुल टोटल जो कोणों का जो टोटल योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमको पता है। ठीक है, अब हमें निकालना है सबसे छोटे का, मतलब इसका हमें मान निकालना है कि ये कितने डिग्री का कोण है। हम क्या करेंगे? हमें टोटल पता है, तो इनका भी हम टोटल निकाल लेंगे। हमने क्या बोला? जिसकी राशि उसका अनुपात। तो अभी हमको क्या निकालना है? अभी हमको टोटल पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे? इनका टोटल निकाल लेंगे। 2 + 3 + 4 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 ये हमको निकालना है। छुपी हुई वैल्यू किसके बराबर कर दी हमने? इसके टोटल के बराबर कर दी। ठीक है, तो इससे कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो छुपी हुई वैल्यू क्या थी? 20, मतलब ये 20 इससे भी गुणा होगा, ये 20 इससे भी गुणा होगा, ये 20 इससे भी गुणा होगा। ठीक है, अनुपात में हमें वो छुपी हुई वैल्यू ही निकालनी होगी। तो जो सबसे छोटा कोण है, पहला ही दिख रहा है, जिसका अनुपात कम है वही सबसे छोटा कोण होगा, क्योंकि ये तो सेम वैल्यू सबसे गुणा हो रही है। तो जिसका अनुपात कम है वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे जो छोटा कोण है, वो क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 20, मतलब सबसे छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 डिग्री। सबसे छोटे कोण का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं हम लोग।
सवाल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है कुछ राशि ए बी व सी में, कुछ राशि है वह ए बी व सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, यदि ए व सी को मिलाकर, यदि ए व सी को मिलाकर 480 रुपए मिले, 480 रुपए मिले, तो बी का अनुपात निकालना। तो क्या करना है हमें? बी का अनुपात निकालना है। ठीक है, कुछ राशि है, हमको नहीं पता कितनी राशि है, वो ए बी व सी में 3:5:7 के अनुपात में बटी हुई है। अब उसमें क्या दे रखा है हमें? ए और बी का अलग से अनुपात नहीं दे रखा, ये बोला है कि ए व बी को दोनों को मिला के हमें 480 रुपए इनको मिले हैं, तो बी का अनुपात, तो बी को कितने रुपए मिले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले तो अनुपात लिख लेंगे कि 3 अनुपात किनके दे रखे हैं? ए बी व सी के दे रखे हैं। कितने हैं हमारे अनुपात? 3:5:7। कितने अनुपात है हमारे पास? 3:5:7। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? ए व सी का अनुपात दे रखा है, मतलब ये ए और सी इनका टोटल दे रखा है, तो ए व सी का अनुपात दे रखा है हमें। ठीक है, तो ए व सी का अनुपात क्या है हमारे पास? 3, और इधर कितने आ रहे? 7, मतलब 10 है। इनका टोटल दे रखा है, किसके बराबर करेंगे इनका टोटल? जितना अनुपात, जो राशि है वो जिस अनुपात के बराबर, उन्हें हम बराबर करते हैं हमेशा। 480 के बराबर हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। मतलब 48 वो वैल्यू है जो तीनों में छुपी हुई है। तो हमें क्या बोला है? बी का मान निकालना है। बी का मान निकालना है, मतलब 5 गुणा 48 कर देंगे, 5 गुणा 48 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 240 रुपए। फिर से समझेंगे इस सवाल को। हमें क्या दे रखा है? ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, हमने तीनों के अनुपात लिख लिए, और क्या दे रखा है? ए व सी को मिलाकर, मतलब इस ए को और सी को मिलाकर 480 रुपए दिए गए, अलग से नहीं दिए गए, ए व सी को मिला के 480 रुपए दिए गए। तो हमें क्या करना होता है? इसमें वैल्यूज को बराबर रखना होता है। तो बराबर क्या रखेंगे भाई? जिसकी राशि क्या है? इन दोनों की राशि है, तो उस राशि को किसके बराबर कर दिया? इन दोनों के योग के बराबर कर दिया। तो 3 और 7 ये हमें दे रखे हैं इनके अनुपात, वो उसके बराबर कर दिया, तो इससे हमें वो छुपी हुई वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू निकल गई, वो छुपी हुई वैल्यू इससे भी गुणा हो रही है, इससे भी गुणा हो रही है, इससे भी गुणा हो रही है। अब हमें क्या पूछा है? बी को कितने रुपए मिले? तो बी को 240 रुपए मिले। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और इस तरह के सवाल और भी आप करिए, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।